हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट, जो कि नया बुक आया है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। ये बुक बहुत अच्छी बुक है और इस बुक का सबसे अच्छा चीज़ ये है कि इसको आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे। ये जो है प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है, साथ में आपको इसमें बीएसएससी सीजीएल वगैरह का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका भी एक अलग से इसमें नोट्स बना के दिया गया है। तो हम आज इसमें सेट बाय सेट देखेंगे और हमारा कोशिश ये रहेगा कि जितने भी एग्ज़ाम का जो इम्पोर्टेंट नोट्स सर इसमें दिए हैं वन लाइनर का, उस सभी को हम एक मास्टर वीडियो के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड करवा दें। ठीक है, तो देख सकते हैं ये सब्जेक्ट वाइज है और यहाँ पे आप लोग इसका एक बार कंटेंट्स को देख सकते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। इसमें आपका जो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है वो 2022 तक के एग्ज़ाम का जो है इसमें प्रीवियस ईयर को मेंशन किया गया है। बिहार दरोगा का कोई भी अगर एग्ज़ाम हुआ होगा, प्री मेंस वगैरह सभी का इसमें दिया गया है। तो चलिए आज से हम इसे स्टार्ट करेंगे। डेली इसमें हम एक सेट को देखेंगे और साथ में आपको इसका मास्टर वीडियो जो होगा वन लाइनर आप नहीं कह सकते हैं, उसमें नोट्स बना के दिया हुआ है, जो कि हम मास्टर वीडियो 1 से 2 दिन में आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारा ये आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा जो वीडियो है आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे आज के सेट का, वहाँ से जाके आप लोग इसका पीडीएफ भी लेके बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा की नियुक्ति की जो प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। ये एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट का है, जो कि 11/3/2018 को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें उसका दिया गया है। तो पहला प्रश्न आप देखिएगा। पहला प्रश्न है कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है। सत्रिया जो है ये असम का है। कहाँ का? असम का। सत्रिया जो है वो असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। चारों ऑप्शन को हम यहाँ क्लियर करेंगे। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य शैली है, असम का। यह 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। ये जो है 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। अन्य शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको स्टैटिक्स जीके में भी हम पढ़ाए हैं, उसमें बताए भी हैं कि 8 है। भारतनाट्यम है। भारतनाट्यम पहला है, जो कि मुख्य रूप से दक्षिण भारत दैट मीन्स कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? तमिलनाडु का। इस नृत्य को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। भारतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देशवासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। इसके कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराभाई। ये सभी जो हैं भारतनाट्यम के कलाकार हैं। ठीक है, अगला है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। और इसका आधार भरत मुनि के नाट्य शास्त्र है। इसका आधार किसका है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। इसके जो कलाकार हैं वो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, लक्ष्मी नारायण शास्त्री हैं, राधा रेड्डी हैं, राजा रेड्डी हैं। ये सभी कुचिपुड़ी के कलाकार हैं। ठीक है, तीसरा है आपका उड़ीसी। उड़ीसी ये उड़ीसा का प्रचलित नृत्य कला है, उड़ीसा का। और ये जो है प्राचीन शैली है उड़ीसा का। इसमें नृत्य के माध्यम से समर्पण का भाव धारण किए नर्तक ईश्वरीय स्तुति करते हैं, मतलब ईश्वर की स्तुति करते हैं। इसके जो कलाकार हैं वो सोनल मानसिंह है, रानी कर्ण आदि हैं। सोनल मानसिंह और रानी कर्ण उड़ीसी नृत्य के कलाकार हैं। अगला है कथकली। कथकली को देखेंगे तो इसके प्रमुख कथकली जो है दोस्तों, ये केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल की। इसके कलाकार हैं बल्लोल तोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नैयर, मृणालिनी साराभाई। ये कथकली के प्रमुख कलाकार हैं। अगला है कथक। देखिए, कथकली अलग है और कथक अलग है। कथक जो है वो उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर भारतीय। कथक शब्द का अर्थ होता है कथा को नृत्य रूप से कथन करना। और प्राचीन काल में कथक को कुशीलभ के नाम से जाना जाता है। कथक को कुशीलभ के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में जाना जाता था। इस नृत्य के कलाकार जो हैं उसे देख सकते हैं बिरजू महाराज, लक्षु महाराज, सुखदेव महाराज,
सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, मालविका सरकार, ये सभी कथक के प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, अगला छठा है मणिपुरी। छठा है मणिपुरी नृत्य। भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी और इसका नाम, इसकी उत्पत्ति स्थल कहाँ से, मणिपुर के नाम पर पड़ा है। ये नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है। हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है मणिपुर नृत्य, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग की प्रमुख है। इसमें राधा और कृष्ण की प्रेम प्रसंग का जो है वो वर्णन किया गया है। इसके कलाकार की बात करें तो अमली सिंह है, आतंब सिंह है, अमली सिंह, आतंब सिंह, नल कुमार सिंह, सविता मेहता, कलावती देवी, झावेरी बहनें, गोपाल सिंह, ये सभी मणिपुरी नृत्य के मुख्य कलाकार हैं। नेक्स्ट आता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है ये केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्य में से एक है जो अभी भी काफ़ी लोकप्रिय है। मोहिनी अट्टम कहाँ का, केरल का। मोहिनी अट्टम नृत्य शब्द मोहिनी के नाम से बना है। मोहिनी के नाम से ये नृत्य बना है। मोहिनी रूप हिंदुओं के देव भगवान विष्णु ने धारण किया था। मोहिनी रूप हिंदू के जो देव भगवान हैं विष्णु, उन्होंने धारण किया था ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकत की जीत हो सके। ठीक है, मोहिनी अट्टम के जो कलाकार हैं वो कल्याणी अम्मा है, भारती शिवाजी हैं। कलाकार है कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, रागनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, ये सभी मोहिनी अट्टम के कलाकार हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आपका आता है अगला प्रश्न। देखिए एक प्रश्न से आपका कितना सारा क्वेश्चन बन जाएगा, देख सकते हैं आप लोग कितनी अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था कहाँ पे, तो ये सिंदरी में। स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में 1951 ईस्वी में स्थापित किया गया था, सिंदरी में। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना पूछे तो 1906 में रानीखेत तमिलनाडु में खोला गया था उर्वरक कारखाना 1906 में। भारत विश्व में उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है भारत उर्वरक का। चीन, अमेरिका। भारत विश्व में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का मुख्य उत्पादक देश है। चीन, अमेरिका एवं भारत विश्व में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का मुख्य उत्पादक देश है। पोटेशियम फर्टिलाइजर का पूरी तरह आयात किया जाता है। पोटेशियम फर्टिलाइजर का पूरी तरह आयात किया जाता है और भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 में सिंदरी जो तत्कालीन बिहार में की गई थी। भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 में सिंदरी तत्कालीन बिहार में की गई थी। उर्वरक उद्योग के लिए नेफ्ता, कोक, भट्ठी गैस, हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, ये सभी कच्चा माल का प्रयोग होता है। ये सभी का कच्चा माल का प्रयोग किया जाता है। बल्लालपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कागज और कागज उत्पादक क्षेत्र की कंपनी है। ठीक है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश राज्य में है। राजमुंद्री कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश राज्य में, गोदावरी नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। तो किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है कि उस तत्व के वो परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। चलिए समस्थानिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। आइसोटॉप्स तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या असमान होते हैं। द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं, असमान होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। उसे हम लोग आइसोटॉप यानी कि समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का आप समस्थानिक 3 देखेंगे, प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्राइटियम होता है। हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्राइटियम रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। ट्राइटेरियम जो है वो किसके गुण को प्रदर्शित करता है, तो रेडियो सक्रियता के गुण को प्रदर्शित करता है। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलेनियम है जिसका 27 समस्थानिक होता है। सबसे ज़्यादा समस्थानिक वाला तत्व पूछे तो पोलेनियम है, 27 समस्थानिक होता है। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक हैं। देखिए
8O16, 8O17, 8O18 ये तीनों ऑक्सीजन के समस्थानिक है और इस समस्थानिक का उपयोग जो है वो किसी पुराने कार्बनिक पदार्थ की आयु जानने में कार्बन के समस्थानिक C14 का उपयोग किया जाता है ना। किसी कार्बनिक पदार्थ की आयु जानने के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग करते हैं जिसको C14 के द्वारा बताया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग करते हैं। यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में होता है और घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा समभारिक बचा हुआ है, यहाँ पे समभारिक भी है, एक मिनट पेज चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है समभारिक। समभारिक आइसोबार, समभारिक मतलब आइसोबार इंग्लिश में बोलते हैं। तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या असमान होते हैं समभारिक कहलाते हैं। तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है, लेकिन परमाणु संख्या जो होती है वो असमान होती है, उसको हम लोग आइसोबार यानी कि समभारिक कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आर्गन का यहाँ पे दिया हुआ है 18Ar14 एवं यहाँ पे देख सकते हैं 20Ca14 दिया हुआ है। सबका आप देख सकते हैं कि इसमें जो है परमाणु संख्या क्या है, असमान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन। आइसोटोन की बात करें तो समान न्यूट्रॉन की संख्या वाले परमाणु को सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। इनके लिए परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान दोनों का मान विभिन्न होता है, लेकिन दोनों का मान जो होता है वो समान, ए से जेड, कैपिटल AZ का मान जो होता है वो समान होता है। ठीक है, परमाणु संख्या को जेड से बताते हैं और परमाणु द्रव्यमान को कैपिटल A से बताते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल आप दिया हुआ है हाइड्रोजन का और लिथियम बेरिलियम का, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन कब का पूछा गया है, सेम क्वेश्चन टॉपिक रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था एग्जाम में और री एग्ज़ाम जो हुआ था 1717 पोस्ट के लिए 15/4/2018 को, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी, तो वो किए थे गुरु अंगद देव ने। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी और इन्होंने ही गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को भी अस्थायी बनाया था। सिख के प्रथम गुरु नानक सिख धर्म के प्रेरणेता थे। इनका जन्म जो है वो आधुनिक ननकाना साहिब पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। किसका, गुरु नानक का। सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव थे जो कि सच्चा बादशाह के नाम से जाने जाते थे और ये अकबर के समकालीन थे। अर्जुन देव सच्चा बादशाह। 1589 में इन्होंने अमृतसर सरोवर के मध्य हरमिंदर साहिब का निर्माण किया। 1589 में गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें एवं अंतिम गुरु थे और इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था, सिख के 10वें गुरु का। नेक्स्ट है 1699 में इन्होंने गुरु गोविंद सिंह यानी खालसा पंथ की स्थापना की और गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ की रचना किए थे। ये था आपका गुरु नानक से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं। हिमालयी नदियाँ का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। आपसे पूछा गया है कि इसमें से तर्क ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की पुष्टि करता है। आंसर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। अब देखेंगे कैसे। भारत के अपवाह तंत्र को देखिए। भारतीय अपवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियाँ शामिल हैं। अनेक छोटी बड़ी नदियाँ शामिल हैं भारतीय अपवाह तंत्र में। ये बड़ी भूआकृतियाँ की उद्विकास प्रक्रिया का वर्षण की प्रकृति व लक्षणों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है। ये जो कहाँ से उत्पन्न हुई है, तो उद्विकास प्रक्रिया तथा वर्षण की प्राकृतिक व लक्षणों के परिणामस्वरूप जो है इसका जो है उत्पन्न हुआ है। और हिमालयी अपवाह की बात करें तो हिमालयी अपवाह तंत्र भूगार्गिक इतिहास के लंबे दौर में विकसित हुआ है। भूगार्गिक इतिहास के लंबे दौर में विकसित हुआ है। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी, द्रोणियाँ शामिल हैं। इसमें कौन कौन शामिल है? गंगा शामिल है, सिंधु शामिल है, ब्रह्मपुत्र नदी शामिल है और द्रोणियाँ शामिल हैं। यहाँ की नदियाँ 12मासी है क्योंकि ये बर्फ पिघलने व बरसन दोनों पर निर्भर करती है। इसीलिए ये नदियाँ गहरे महाखंडों यानी कि गॉर्गेज से गुजरती है, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित है।
महाखंडों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग वी आकार की घाटियाँ, महाखंडों के अतिरिक्त ये नदियाँ जो हैं पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियाँ, छिपड़िकाएँ व जलप्रपात भी बनाती हैं। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है और यह नदियाँ पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में क्या कर देती है, जमा कर देती है। मतलब ये जो है अपना दिशा बदलती रहती है और इसमें हमेशा बाढ़ आता है और ये बाढ़ आने की वजह से क्या करता है कि इसमें बहुत सारी जो है मृदाएँ आ जाती है और वो सभी परत ऊपर से जम जाता है, ठीक है, और मैदानी भाग में ये जमा करती है। हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियाँ की बात करें तो हिमालयी अपवाह में अनेक नदी तंत्र हैं, मगर निम्नलिखित तंत्र आप देखेंगे तो सिंधु नदी तंत्र देखिए। सिंधु नदी तंत्र जो है यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है, सिंधु नदी। गंगा नदी तंत्र अपने द्रोणियों और सांस्कृतिक महत्व दोनों की दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, गंगा। और यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख निकट गंगोत्री हिमनद से 39 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। कौन? गंगा नदी। और यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील से निकट, मानसरोवर झील के निकट चेमायुगंडू हिमनद में है। कहाँ पे? चेमायुगंडुंग हिमनद में है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? सोदक, सोदक। और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कम से कम उसे 4 राज्यों की मान्यता जरूरी है। कितने राज्यों की? 4 राज्यों की मान्यता जरूरी है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए जो आवश्यक शर्त है वो उसे देखिए। सबसे पहले लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्यसभा विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए जो वैलिड वोट होंगे यानी वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होगा, ठीक है। इसके अलावे इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होगी अथवा लोकसभा में 2% सीटों हो और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो, ठीक है। निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग कैसी निकाय है? ये इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक निकाय है। इसका वर्णन संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में वर्णित है। 324 से 329 में वर्णित है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल की अगर हम बात करें जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो देख सकते हैं। सबसे पहले दल और चुनाव चिन्ह। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल है, बीजेपी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पंजा है, हाथ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हंसिया और बाली है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का घड़ी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का घड़ी है। बहुजन समाज पार्टी का हाथी, असम को छोड़कर हाथी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हंसिया, हथौड़ा एवं तारा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जोड़ा फूल है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जोड़ा फूल। नेशनल पीपुल्स पार्टी का पुस्तक है और आम आदमी पार्टी का झाड़ू है। तो टोटल आपका 9 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कृषि ऋण। भारत में पहला सहकारी आंदोलन ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि ऋण के साथ आरंभ हुआ था। कृषि ऋण के साथ भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभिक चरण 1904 से 1911 ईस्वी में है। 1903 ईस्वी में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और 1904 में अपना पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। सहकारी आंदोलन का दूसरा चरण यानी संशोधन जो था वो 1912 से 1918 ईस्वी में। इसमें सहकारी समिति अधिनियम 1912 अधिनियमित कर वर्ष 1904 में अधिनियम के दोषों को दूर किया गया। तो क्वेश्चन का आंसर आपका कृषि ऋण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। नींबू
बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो निम्बू बाजगो नामक बांध जो है ये सिंधु नदी पे है। निम्बू बाजगो नामक बांध सिंधु नदी पर लद्दाख जम्मू कश्मीर में स्थित है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। इससे 1920 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और इसका निर्माण जो है वो 1863 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे पेरियार। पेरियार की बात करें तो पेरियार जो है वो मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर केरल में स्थित है। एक गुरुत्वीय बांध है ये और इस जलाशय के चारों ओर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भारत के कुछ नदी घाटी परियोजना है जो उसे देखेंगे तो सबसे पहले भांगरा नागल परियोजना जो कि सतलज नदी पर भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। भांगरा नागल परियोजना सतलज नदी पर। नेक्स्ट है पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी पर क्रियान्वित किया गया है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित। उकाई परियोजना ये गुजरात में ताप्ती नदी पर है। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो किसी वस्तु के कीमत में वृद्धि से मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि ये इसका अभिप्रेरित है। किसी वस्तु की अगर कीमत में वृद्धि होती है तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि है। ठीक है, हमारे अर्थव्यवस्था में जब अर्थव्यवस्था में वस्तुएं एवं सेवाएं की आपूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है, अर्थात वस्तु सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक होती हो तो कीमतें सतत रूप से बढ़ती है। कीमत क्या हो जाती है? बढ़ जाती है और मुद्रा का मूल्य घट जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। उसके बाद जब कीमतें के समान स्तर पर लगातार वृद्धि होने लगता है तो मुद्रास्फीति की अवस्था कहलाती है। जब कीमत में समान स्तर पर लगातार वृद्धि होती है तो उसे मुद्रास्फीति की अवस्था कहा जाता है। मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति का कम होना या कमजोर होना मुद्रास्फीति की अवस्था है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया? तो दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा ये स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं किया गया। भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1920 में दी ऑल इंडियन डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की गई। भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1920 में दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की गई। 1924 में बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना की गई और समाज समता संघ की स्थापना किए थे। समाज समता संघ की स्थापना। फिर 1942 में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना किए थे। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी एवं बौद्ध महासभा की स्थापना भी किए थे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी मौलिक अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसी को अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो कि मौलिक अधिकार के भाग का मेरुदंड है। अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें 19 के ए में देखेंगे बोलने की स्वतंत्रता और इसे ही हम लोग प्रेस की स्वतंत्रता भी कहते हैं। 19 के बी में शांतिपूर्वक एकत्रित होने सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के सी में देखेंगे संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 के डी में देखेंगे देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। 19 के ई में है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। जी में है कोई भी व्यापार एवं जीविका बना चलाने की स्वतंत्रता। और नोट में जो दिया है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 19 के एफ आपके मन में होगा कि एफ कहाँ गया, जो कि हमारा 7 प्रकार का मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार, उसको क्या किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार इसको दे दिया गया। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
ओजोन छिद्र से तात्पर्य है, ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है, तो ओजोन छिद्र से समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना ओजोन छिद्र से तात्पर्य है। ओजोन छेद का तात्पर्य है ओजोन परत का अवक्षय होना। समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाई जाने वाली ओजोन परत सूर्य के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। क्या करती है? सूर्य के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और इन किरणों से आंखों के रोग तथा त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। ठीक है, जिसे हमको यही जो है अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है पराबैंगनी ओजोन परत। कृषि एवं जलवायु पर भी बुरी प्रभाव डालता है ये। ओजोन परत से सूर्य की पराबैंगनी किरणें को 70 से लेकर 90% तरंगे छन जाता है और ओजोन परत में छिद्र सर्वप्रथम फॉरमैन द्वारा 1973 ईस्वी में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था, फॉरमैन के द्वारा 1973 में, जहां सितंबर से अक्टूबर के दौरान में वृद्धि हुई है। ओजोन परत छिद्र होने का प्रमुख कारण क्या है? फ्लोरीन। ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारण फ्लोरीन है। इसकी उत्पत्ति जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजेंस व इनमें संबंधित कुछ अन्य पदार्थ कार्बन टेट्राक्लोरीन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म जैसे रसायन से होती है। और ओजोन में बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा में है, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका कब का है देख सकते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है 2020 में। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इस कारण से जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है और संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने की भाषा 2 है, एक अंग्रेजी और एक फ्रेंच। 4 और भाषाएं हैं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है, एक है चीनी, दूसरा रसियन, तीसरा अरबी और चौथा स्पेनिश। इसके अलावे 4 और हैं। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं वो 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, एक महासभा है, दूसरा सुरक्षा परिषद है, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, चौथा प्रन्यास परिषद है, 5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, 6ठा सचिवालय है। ये 6 अंग जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष कसाबा क्वारोशी जो हंगरी के हैं, याद रखिएगा, ये 77वें अध्यक्ष हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के। और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 14। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है? मैच करना है। तो चलिए मैच कर लेते हैं। बाघ आरक्षित क्षेत्र है और राज्य का नाम दिया हुआ है। तो इंद्रावती कहाँ पे है? इंद्रावती आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। पेरियार देखेंगे तो पेरियार आपका हो जाएगा, पेरियार हो जाएगा केरल में। सिमलीपाल कहाँ पे है? सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। और बांदीपुर कहाँ पे हो जाएगा? तो बांदीपुर आपका कर्नाटक में हो जाएगा। डी का 1। तो आंसर आपका सी हो गया। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। पेरियार अभ्यारण्य, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल के इंडुक्की में स्थित एक महत्वपूर्ण बाघ और हाथी आरक्षित क्षेत्र है। तो इसमें देख सकते हैं पेरियार जो है वो कहाँ पे है? केरल में। पेरियार कहाँ पे है? केरल में। उसके बाद है जो कि बाघ और हाथी के लिए आरक्षित क्षेत्र है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है। कहाँ पे? बीजापुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जो 1983 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के उड़ीसी राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है और ये जो है हाथी अभ्यारण्य भी है सिमलीपाल। नेक्स्ट है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1974 ईस्वी में एक टाइगर रिजर्व के रूप में इसे स्थापित किया गया था, बांदीपुर टाइगर रिजर्व को। और इसमें शुष्क पर्णपाती वन भी प्रमुख हैं। उसके अलावे भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है जो उत्तराखंड में स्थित है, पहला राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान वर्ष 2021 में इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और देश का सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं।
भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामचाओ राष्ट्रीय पार्क जो मणिपुर में स्थित है, एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं, जो कि हम आपको स्टैटिक्स जीके करवाएंगे, उसमें हम 53 का नाम, आपका स्थापना सब क्लियर किए हैं। भारत के 14 बाघ अभ्यारण्यों को वैश्विक संरक्षक मानकों की मान्यता जुलाई 2021 में मिली थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपका 15। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थ को वशिष्ठ गुरुत्व को मापता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर संयंत्र जो है, हाइड्रोमीटर के द्वारा किसी द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। इससे द्रवों की विशिष्ट गुरुत्व निकाला जाता है। हाइग्रोमीटर द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता को मापते हैं। और हिप्सोमीटर अगर पूछे, हिप्सोमीटर के द्वारा समुद्र तल की ऊंचाई ज्ञात किया जाता है। ग्रेविमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है, इसके द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। जो तेल तैरता है पानी के ऊपर, उसकी सतह को। फिर यहाँ पे आपको मिलान करना है, एक तरफ उद्योग है, दूसरी तरफ उसकी अवस्थिति कि कौन सा उद्योग कहाँ स्थित है, इसमें मिलाना है। तो चलिए आपको सबसे पहले यहाँ पे मिला लेते हैं। तो इसमें दिया आंसर आपका क्या हो जाएगा देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए रेलवे उपकरण, रेलवे उपकरण भिलाई में है, रेलवे उपकरण भिलाई में, मोटर वाहन जबलपुर में है, पोत निर्माण कोच्चि में है और साइकिल आपका लुधियाना में है। तो रेलवे उपकरण भिलाई, मोटर वाहन जबलपुर, पोत निर्माण कोच्चि, साइकिल लुधियाना। आंसर आपका कौन सा करेक्ट हो गया? तो देख सकते हैं 3 4 1 2। चलिए मिलाते हैं यहाँ पे 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर ए रेलवे उपकरण भिलाई हो गया, मोटर वाहन आपका हो गया लुधियाना, पोत निर्माण हो गया कोच्चि, साइकिल का हो गया आपका लुधियाना। सॉरी डी का 2 है ना, 1 मिनट। रेलवे उपकरण आपका हो गया भिलाई, मोटर वाहन आपका हो गया जबलपुर, पोत निर्माण हो गया कोच्चि और साइकिल का लुधियाना हो गया। अब ठीक है, आंसर ए हो गया। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए दिया हुआ है पोत निर्माण स्थल कोचीन, इसे अरब सागर की रानी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। बेम्बनाड कयाल के मुहाने पर स्थित कोची पतन एक प्राकृतिक पतन है। कोची एक प्राकृतिक पतन है। इसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है और ये बंदरगाह केरल के मालाबार तट के वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। इस बंदरगाह के निकट एक जलयान निर्माणशाला और पेट्रोलियम शोधनशाला स्थापित की गई है। उसके बाद है भिलाई शहर। भिलाई शहर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र भी यहाँ स्थित है। 1955 में दूसरी पंचवर्षीय योजना जो था 1956 से 61 योजना में स्थापित की गई थी और यह रेल की पटरियों और भारी इस्पात प्लेटों का प्रमुख निर्माण है। जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य में एक शहर है। यहाँ मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। यहाँ तोपगाड़ी बनाने का केंद्रीय कारखाना है। नेक्स्ट है लुधियाना। पंजाब राज्य में सतलज नदी के किनारे स्थित एक शहर है। देश में सबसे ज़्यादा साइकिल पंजाब में बनती है। लुधियाना एक प्रमुख साइकिल उत्पादक केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं प्रोटीन में। पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करते हैं और प्रोटीन में उसको परिवर्तित कर देते हैं। नाइट्रोजन की थोड़ी मात्रा विभिन्न नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है। जंतुओं और वनस्पति में प्रोटीन के रूप में पाई जाती है। नाइट्रोजन वायुमंडल का सबसे प्रमुख गैस है। नाइट्रोजन 78% भाग होता है हमारे वायुमंडल में, 78%। नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में यह सोरा, अमोनिया, अमोनिया क्लोराइड, यूरिया आदि पाई जाती है। यूरिया का जो केमिकल फार्मूला है आप देख सकते हैं NH2CONH2 है और यह एक कार्बन यौगिक है। यह स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों में मूत्र में पाया जाता है। इसका उपयोग कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह हवा से हल्की होती है और इसका आणविक सूत्र NH3 होता है अमोनिया का। अमोनिया का उपयोग रासायनिक खादों को बनाने में होता है। क्वेश्चन 18 है, हवा में प्रांगण को कहते हैं। हवा में प्रांगण को वायु प्रांगण कहते हैं। हवा में प्रांगण को वायु प्रांगण कहते हैं। पौधों में प्रजनन अंग मुख्यतः पुष्प होता है। पौधे पुष्प के द्वारा प्रजनन करते हैं
और प्रत्येक पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं। एक बाह्यपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग, 4 भाग होते हैं। पुष्प के पुमंग और जयांग प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं। इन्हें आवश्यक अंग कहा जाता है। इसे ही जननांग भी कहते हैं। पुमंग पुष्प का नर युग्मक तथा जयांग का मादा युग्मक जो है वो फीमेल बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं प्रांगण 2 प्रकार के होते हैं, स्वयं प्रांगण और पर प्रांगण। स्वयं प्रांगण वो प्रांगण होते हैं जिसमें पुष्प के प्रांगण किसी उसी पुष्प के वर्तिक काग्र यानी जिसको हम स्टिग्मा बोलते हैं पर उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे स्वयं प्रांगण कहते हैं। और पर प्रांगण क्या हो गया, जब एक पुष्प का प्रांगण उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे पर प्रांगण कहते हैं। और पर प्रांगण की जो विधियां होती है वो वायु प्रांगण वायु के द्वारा होता है, कीट प्रांगण कीट के द्वारा होता है, जल प्रांगण जल के द्वारा होता है, जंतु प्रांगण जंतु के द्वारा, पक्षी प्रांगण पंक्षियों के द्वारा होता है। क्वेश्चन 19 देखिएगा, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम युवा की शुरुआत की और इस पहल का उद्देश्य युवाओं की योग्यता और क्षमता के अनुसार उनके कौशल को उन्नत करते हुए उनके साथ संपर्क स्थापित करना है। ठीक है, अगला है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है, तो भारत में केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है, ऑप्शन नंबर सी। केसर विश्व का सबसे कीमती पौधा है, इसका वैज्ञानिक नाम क्रोकस सैटाइवस है, क्रोकस सैटाइवस। इसका उपयोग मक्खन आदि खाद्य द्रव्यों में वर्ण एवं स्वाद लाने में किया जाता है। कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है, जीआई भौगोलिक संकेत है। क्वेश्चन नंबर 21, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है, तो निस्यंदन, ऑप्शन नंबर बी। निस्यंदन प्रक्रिया के द्वारा जल में मौजूद सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं किया जाता है। जल को शुद्ध करने की प्रमुख उपाय या विधियां अगर आप देखेंगे तो वो अलग अलग है। सबसे पहले आरओ सिस्टम है, आरओ सिस्टम जो है ये इसके द्वारा साफ पानी में बैक्टीरिया होने की आशंका बहुत कम होती है और ये पेयजल को साफ करने का उच्च स्तरीय तरीका है। यह गंदगी, धूल, बैक्टीरिया आदि से पानी को मुक्त कर शुद्ध व मीठा बनाता है। ठीक है, लेकिन पूरा आयरन को ही निकाल देता है ये। यूवी रेडिएशन सिस्टम, दूसरा है यूवी रेडिएशन सिस्टम। इसमें पानी में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया के डीएनए अवस्थित हो जाते हैं, साथ ही हानिकारक बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। अगला है आपका क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन के जरिए पानी साफ किया जाता है और विभिन्न नगरों एवं सरकारी उपक्रमों में जल पूर्ति के दौरान यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसे पानी शुद्ध होने पर उसके रंग और सुगंध में परिवर्तन आ जाता है और यह पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को क्या करता है, नष्ट करता है। चौथा विधि है जल को उबालने का। जल उबालने से जल के अधिकांश कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, परंतु इस विधि के द्वारा केवल सीमित मात्रा में जल को शुद्ध किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 22 देखिएगा, NSDL का पूरा नाम क्या है। NSDL का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी। यह एक संगठन है जिसको सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड करने वाली होल्डिंग्स और सिक्योरिटीज यानी कि शेयर बाउंड केस को सुरक्षा प्रदान करता है और इस व्यवस्था में सभी काम ऑनलाइन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है, तो कीट दंश से होने वाली खुजली फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है। किसके कारण, फॉर्मिक अम्ल के कारण। अच्छा, एसिटिक क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल में एक सरलतम कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसके कारण सिरका में खट्टा स्वाद, तीखी खुशबू आती है। इसे एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, एसिटिक अम्ल को। उसके बाद है लैक्टिक अम्ल होता है कि वाटर सॉल्युबल होता है ये, और ये स्किन से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा दिलाता है, त्वचा को ग्लोइंग और रेडिएंट रखने में सहयोग करता है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न हस्तियों पर विचार कीजिए। नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर, मकरंद देश पांडे, इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं, तो इसमें से सभी जो हैं वो थिएटर से जुड़े हुए हैं। नसरुद्दीन शाह हिंदी फिल्मों में एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। उनके सिनेमा का सफ़र का शुरुआत जो है 1975 में
आई फिल्म निशांत से हुई थी, निशांत फिल्म से, नसरुद्दीन शाह की। गिरीश कर्नाड यह जाने माने एक कवि, रंगमंच कर्मी, कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक, फिल्म अभिनेता हैं। और गिरीश कर्नाड 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता, 1998 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता। इसके अलावा इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आंसर आपका डी हो गया। इसके अलावा दो नाम और हैं, मकरंद देश पांडे, ये भी जो है हिंदी फिल्म के अभिनेता हैं और इनकी प्रमुख फिल्म थी रिस्क, जो 2007 में, रिस्क 2007 में, डरना जरूरी है 2006 में, ये दो फिल्म इनकी थी। डॉली ठाकुर ये भारतीय फिल्म के एक प्रमुख कलाकार हैं जिन्होंने अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत रिचर्ड एटनबरो की गांधी 1982 से कास्टिंग डायरेक्टर और यूनिट प्रचारक के रूप में किए थे। क्वेश्चन 25 देखेंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है वो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान द्वीप समूह पर वाडूर के पास है, इसीलिए इसे वाडूर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, ये पोर्ट ब्लेयर में है। इसकी स्थापना 1983 में समुद्री जीवन की रक्षा के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत हुई थी। उद्यान की दो प्रमुख द्वीप समूह है, जो द्वीप और लेवरिंथ द्वीप समूह है। वनस्पति का प्रकार और संरचना द्वीप से द्वीप तक भिन्न है। अंडमान एवं निकोबार एक द्वीप समूह है, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसका राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। दोनों के बीच 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश स्थित है और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित द्वीपों को अंडमान द्वीप समूह और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिणी में स्थित द्वीपों को निकोबार द्वीप समूह भी कहा जाता है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 96 वन्यजीव अभ्यारण्य, 9 राष्ट्रीय पार्क, जैव आरक्षित क्षेत्र है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान भी अंडमान में है। पिरोटोन द्वीप अरब सागर में स्थित द्वीप है और यह द्वीप गुजरात के जामनगर जिले में स्थित है। पिरोटोन द्वीप मरीन नेशनल पार्क का भाग है और यह पहला भारत का समुद्री अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना 1980 में हुआ था और यह जो है एक दर्शनीय स्थल है। नेक्स्ट है गंगा सागर, सागर द्वीप या गंगा सागर संगम भी इसे कहते हैं। यह बंगाल की खाड़ी कोलकाता से 150 किलोमीटर दक्षिण के एक द्वीप में है। इसे गंगा नदी का सागर से संगम माना जाता है, गंगा नदी का सागर से संगम माना जाता है और इस द्वीप में बंगाल टाइगर की प्रकृति आवास है। नेक्स्ट है रामेश्वरम, तमिलनाडु राज्य में स्थित है, एक शांत शहर है और यह कारामाती पंबन द्वीप का हिस्सा है। यह शहर पंबन चैनल के माध्यम से देश के अन्य भाग से जुड़ा हुआ है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सेंटलीज जनजाति पाई जाती है। 26 क्वेश्चन क्या है कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन जो नियम है, ये नियम किसके विरुद्ध है? तो ये ऊर्जा के संरक्षण, जो यह बताता है कि एक पृथक तंत्र की कुल ऊर्जा परिवर्तित नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आइंस्टीन ने बताया है कि द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग स्वरूप नहीं है, इसमें एक दूसरे से परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव्यमान ऊर्जा का अनुपात द्रव्यमान ऊर्जा अनुपात के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को पुनः द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, या केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। 27 क्वेश्चन देखिएगा कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है वो मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा मैक्सिको से होकर नहीं मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में स्थित है। 0 डिग्री अक्षांश पर खींची गई रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज की किरणें भूमध्य रेखा पर चमकती है। विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है: इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबती। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है: मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबती। एशिया महाद्वीप के देश से 3। उसके बाद भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप देश से सोमालिया हो गया, केन्या, साओ टोम एंड प्रिंसिपी, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, गैबोन और युगांडा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन है, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को। विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुई थी?
तो विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा जो हुई थी, यह आपदा हुआ था कब? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर की गई थी और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी जापान पर दूसरी बार परमाणु बम गिराया गया था। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है और परमाणु बम का प्रयोग यूरेनियम प्लूटोनियम तत्व का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो हस्तांतरण मूल्य कराधान और लेखांकन में प्रयोग किया जाता है। किसमें? लेखांकन में। ऑप्शन नंबर सी, कर एवं लेखांकन से। हस्तांतरण कीमत इस प्रकार का एक मूल्य है, वह स्वतंत्र उद्यमियों के बीच लेन देन की कीमतों को संदर्भित करता है और यह वस्तुओं के स्थानांतरण, सेवाओं, प्रौद्योगिकी के बीच जुड़े मूल्य को निरूपित करता है। ठीक है। क्वेश्चन 30 देखेंगे कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में ट्यूबवेल यानी कि नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। और भारत में मुख्य रूप से सिंचाई 4 प्रकार के साधन हैं सिंचाई का: कुआं, नलकूप, तालाब और नहर। ठीक है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या कहलाती है? तो गौतम बुद्ध के जो संवाद की भाषा थी वो पाली भाषा थी। गौतम बुद्ध संवाद की भाषा पाली भाषा का प्रयोग किए थे और महावीर के संवाद प्राकृत था। महावीर का संवाद प्राकृत था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस हम लोग 1 दिसंबर को मनाते हैं। 1 दिसंबर को, क्योंकि इस दिन जो है यहाँ पे देख सकते हैं 1 दिसंबर को, 1 मई को हम लोग विश्व मजदूर दिवस मनाते हैं, 1 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को भारतीय युवा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस और 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अच्छा, विश्व एड्स दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है कि एड्स के बारे में हर उम्र के लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना। और पहले विश्व एड्स दिवस को वैश्विक स्तर पर मनाने का शुरुआत WHO द्वारा 1988 में हुई थी। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय का या के विभाग हैं? तो रक्षा मंत्रालय के का विभाग की अगर हम बात करें तो एक तो रक्षा विभाग हो जाएगा, एक रक्षा अनुसंधान एवं विकास हो जाएगा और रक्षा उत्पादन विभाग, ये तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा विभाग, रक्षा उत्पाद विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग, सैन्य कार्य विभाग इत्यादि से मिलकर ये बनता है रक्षा विभाग। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र यानी डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला गया है? तो बांग्लादेश द्वारा अपना नया कूटनीतिक केंद्र चेन्नई में खोलने की घोषणा 7 अगस्त 2017 को की गई थी। चेन्नई में 7 अगस्त 2017 को। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए, सैयद शाहिद हकीम को। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से सैयद शाहिद हकीम को चुना गया 2017 में। ध्यानचंद पुरस्कार का गठन 2002 में हुआ था। यह क्रीड़ाओं और खेलों में जीवन भर के उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है। इसमें नगद पुरस्कार 10 लाख रुपए दी जाती है। और 2022 में जो ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया वो अश्वनी अकुंजी एथलेटिक्स को दिया गया, धर्मवीर सिंह हॉकी को और BC सुरेश कबड्डी में। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। तो बंगाल के विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 के काल में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। लॉर्ड कर्जन की अगर हम बात करें तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल की विभाजन की घोषणा किया था और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हो गया और इसी दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इस विभाजन का विरोध में बंगभंग आंदोलन भी चलाया गया। उसी में स्वदेशी और बहिष्कृत आंदोलन का जन्म हुआ। 6 मई 1910 को जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के सम्राट बने और उनके सम्मान में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन भी हुआ और वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने सम्राट की ओर से बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की। और इसी समय 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से हटकर दिल्ली बनाने की घोषणा की गई और 1912 में पूर्ण रूप से यह दिल्ली बन गया। ठीक है।
क्वेश्चन अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व की सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान स्प्राइट, क्या नाम है इसका? स्प्राइट नाम है, जो कि 23 जून 2017 को ब्रेक थ्रू स्टार शॉट कार्यक्रम के 6 अंतरिक्ष यानों को पृथ्वी की कक्षाओं में प्रक्षेपित किया गया था और विश्व के सबसे छोटे इन अंतरिक्ष यानों को स्प्राइट्स नाम दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया? तो वार्षिक आय का अनुमानित दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 में किया था वार्षिक आय को, और 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय इन्होंने बताया था। दादा भाई नौरोजी की जो मेन पुस्तक थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1868 में धन के निष्कासन के सिद्धांत को बताया था इसी बुक में, और धन निष्कासन सिद्धांत को बताया और धन निष्कासन को देश के दुखों का मूल कारण भी माना था। एनी बेसेंट आध्यात्मिक थियोसोफिस्ट, महिला अधिकारों की समर्थक, लेखक, वक्ता और भारत की प्रेमी महिलाएं थी एनी बेसेंट। अगला है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। सीमांत गांधी इनका उपनाम था। प्रमुख व्यक्तियों के अगर उपनाम संबोधन देखेंगे तो भगत सिंह को शहीद ए आजम की उपाधि दी गई थी, भगत सिंह को शहीद ए आजम, वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष या फिर सरदार, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी या फिर लालजी, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला, नाइटेंगल ऑफ इंडिया, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी, अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति, राजेंद्र प्रसाद देश रत्न या अजातशत्रु, चित्तरंजन दास को देशबंधु, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, राजीव गांधी भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने थे और 1984 में 40 वर्ष की उम्र में सबसे युवा प्रधानमंत्री ये बने थे। अगला है आपका 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो 44वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार करने के लिए मंत्रिमंडल में भेजने की शक्ति को प्रदान करता है। 74 जो है आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। ठीक है, और दोबारा दी गई सलाह को मानने के लिए वो बाध्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन 41 देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनकर बताइए। तो संवैधानिक प्रावधान है और एक तरफ उसके स्रोत दिया हुआ, इसे आपको मैच करना है। तो चलिए सबसे पहले मैच कर लेते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका का अधिकार पत्र, राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से लिया गया है, संसदीय सरकार कनाडा के संविधान से और केंद्र राज्य का संबंध ब्रिटिश से लिया गया है। बिल्कुल आपका मिलान ये सही है। चलिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र, राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से, संसदीय सरकार ब्रिटिश संविधान से और केंद्र राज्य का संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मैचिंग कौन सा सही हो गया? आपका मैचिंग यहाँ पे सही हो गया कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 4, 3, 1, 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है किसे? तो ये किया गया है राजीव महर्षि को, जो कि 13 में है। 2017 से 2020 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे और वर्तमान समय में भारत के 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू 8 अगस्त 2020 को कार्यभार ग्रहण किए हैं। ठीक है, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 जो है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था करता है। इसका जो कार्यकाल होता है सीएजी का वो होता है 6 वर्ष या फिर अधिकतम 65 वर्ष आयु तक। 43 है कि सर ग्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो सर ग्रीक विवाद को अगर आप देखेंगे कि किन दो देशों के मध्य है तो सर ग्रीक विवाद आपका हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए, भारत और पाकिस्तान के बीच ये विवाद है, गुजरात में स्थित सीमा विवाद है और ये विवाद कच्छ के रण में 96 किलोमीटर लंबे मुहाने को लेकर है। ठीक है, अगला
वर्तमान में इस नाले का नाम सर क्रीक है, लेकिन कक्ष के पुराने दस्तावेजों में इसे सर क्रीक कहा गया था। अभी सर क्रीक है और पहले सर अलग था, क्रीक अलग कहा जाता था। ठीक है, देखिए इतना डिस्कशन दे पाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट हम क्वेश्चन से आप लोगों को रूबरू करवाते हैं। ठीक ना, पीडीएफ हम आप दे देंगे, आप वहाँ पे जो लोगों को पीडीएफ पढ़ना होगा पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया? तो फ्रांस ने जीवाश्म ईंधन से चलने वाली गाड़ी पर प्रतिबंध की घोषणा किया है और 2040 तक पेट्रोल और डीजल के वाहनों की बिक्री बंद होने चाहिए, यह घोषणा किया है। फ्रांस पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है, इसकी राजधानी पेरिस है। 45 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरंभ। ऑप्शन नंबर ए आरंभ। आरंभ ऐप जो है ये आरंभ मोबाइल ऐप का शुभारंभ सड़कों के रखरखाव के लिए 24 जुलाई 2017 को केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के किया था और इस मोबाइल के माध्यम से ग्रामीण सड़कों के रखरखाव प्रबंधन को सुगम बनाया जाएगा। 46 है, भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। 23 जून 2017 को पश्चिम बंगाल सरकार को वर्ष 2017 ईस्वी का प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार राज्य के कन्याश्री प्रकल्प योजना के लिए दिया गया था। ठीक है, 47 देखेंगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया। वैश्विक भूख सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक ऐसा उपकरण है जिसे विश्व स्तर पर और देश के आधार पर भूख को मापता है। जीएचआई की वार्षिक गणना की जाती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 को जारी करता है कर्जन वर्ल्ड वाइड और जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हंगर हिल्पा। इसे अगस्त महीना में जारी किया गया। भारत का स्थान इसमें 107 है 121 देशों में और पहला स्थान बेलारूस का है। अगला है, नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो नांगल जो है वो उर्वरक उत्पादक के लिए जाना प्रसिद्ध है, उर्वरक उद्योग के लिए। नांगल पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित मुख्यतः यूरिया उत्पादन करता है। तांबा धातु एक अयस्क कॉपर पाइराइट कैल्सोफाइलाइट की धातु का निष्कर्षण किया जाता है कॉपर से। उत्पादक राज्य राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है। राजस्थान के खेतरी और सिधाना के खान से तथा मध्य प्रदेश के तेरगांव और मालज खंड से भी प्राप्त होता है आपका तांबा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु लिंगानुपात 996 सबसे अधिक है। अगर 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है, ये तो आप लोग जानते होंगे। देखिए, अगर संघ और राज्य क्षेत्र में अगर पूछा जाए तो गोवा है जहाँ पे 973 है, तमिलनाडु में 996 है, सिक्किम में 890, कर्नाटक में 973, केरल में 1084 जो कि सबसे अधिक है, केरल में सबसे अधिक है। दमन द्वीप में सबसे कम है, 618 है। ठीक है, और बिहार का भी एक याद रखिएगा, तो बिहार का आपका हो जाएगा 918। अगला प्रश्न देखते हैं, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में हुआ है? लूसी आपका हुआ है इंडोनेशिया में। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट इंडोनेशिया द्वीप में हुआ है। विश्व के प्रमुख मड वल्केनो में आते येलोस्टोन पार्क जो अमेरिका, लूसी इंडोनेशिया, ईरान मकरान पाकिस्तान और ईरान में, बाकू अजरबैजान, बराटांग द्वीप अंडमान भारत, ज्वालामुखी, ये सभी जो है ज्वालामुखी अलग अलग जगहों पे इसका नाम आपको दिया गया है। ईरान मकरान पाकिस्तान और ईरान में है, बाकू अजरबैजान में है, बराटांग द्वीप अंडमान भारत में है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है कुछ ज्वालामुखी का नाम और उसके देश, एक बार देख लीजिए। किलाउ मोनालोआ हवाई द्वीप अमेरिका में है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर का है, माउंट इरेवेस अंटार्कटिका का है, वैरन द्वीप अंडमान भारत का है, ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना चिली सीमा पर है, स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर में है, माउंट एटना सिसिली इटली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी?
तो प्रार्थना समाज की मांग में लड़के एवं लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि की मांग नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडु और बॉम्बे में किए थे। आत्माराम पांडु केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से जो है प्रार्थना समाज की स्थापना 1869 में महादेव गोविंद रानडे प्रार्थना समाज के सदस्य बने और इस समाज को प्रसिद्ध दिलाने का कार्य महादेव गोविंद रानडे का था। प्रार्थना समाज जो था वो एकेश्वरवाद पर जोर और हिंदू समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। ठीक है, इसमें बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह, जाति पति का विरोध, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण यानी शिपमेंट किस बंदरगाह पर हुआ? तो पारादीप बंदरगाह पर। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण जो है वो पारादीप बंदरगाह पर हुआ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का पहला पोत लाया गया था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पहला पोत लाया था और दूसरा पोत गुजरात के वाडिनर पोत पर कच्चा तेल लेकर आया था। अगला प्रश्न देखिएगा, रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति बने? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो थे वो भारत के 14वें राष्ट्रपति बने थे, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक रहा था। ठीक है, और 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हैं जो कि 15वें राष्ट्रपति बनी हैं। 54 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ सिंधु स्थल है और एक तरफ स्थान है। में आपको मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे लोथल। लोथल की बात करें तो गुजरात में है, रोपर आपका पंजाब में है, राखीगढ़ी हरियाणा हो जाएगा और कालीबंगा राजस्थान हो जाएगा। आंसर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें कुछ डिस्कशन करने का इम्पोर्टेंट ही नहीं है। 55 देखेंगे कि भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करता है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए बी सी तीनों बिल्कुल जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ए बी सी तीनों। भारत के संविधान के प्रारंभ में रखी गई उद्देशिका यानी प्रस्तावना जिसको बोलते हैं वो संविधान निर्माण की महत्वपूर्ण स्थान है। उद्देशिका में उस आधारभूत दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक एवं नैतिक मूल्य का उल्लेख है, वह हमारे संविधान के आधार स्तंभ है। उद्देशिका में जनता की भावनाओं, आकांक्षाएं सूक्ष्म रूप में संविष्ट हैं। संविधानविद ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा के समान माना है और संविधान के प्राधिकार को मूल स्रोत भारत के लोगों में निहित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पादन या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करने के लिए प्रदान किया जाता है। पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह अनंत समय के लिए होता है। पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह यह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन इस्तेमाल कर सकता है। तो आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। सी, पेटेंट की अवधि 20 साल तक होती है, जो कि आपका गलत है क्योंकि पूछा गया जो गलत है उसको बताना है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, पेटेंट 20 साल के लिए होता है। जैसे जीआई टैग 10 के लिए होता है उसे ही पेटेंट आपका 20 साल के लिए होता है। ठीक है, बाकी सभी करेक्ट है। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी स्रोतों से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र 3 देशों में है, एक तो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, 3 देशों में है, तिब्बत, भारत, बांग्लादेश। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो ताइवान भारत की सीमा से नहीं लगता है। ताइवान पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीप है और इसके आसपास कई द्वीप को मिलाकर चीनी गणराज्य का अंग बना है जिसका मुख्यालय ताइवान द्वीप है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 59। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो यूनेस्को का वर्तमान महानिदेशक आंद्रे ओंजेले हैं। 2017 से अभी तक फ्रांस देश के हैं आंद्रे ओंजेले। और इरिना वेकोवा का कार्यकाल 2009 से 2017 ईस्वी बुल्गारिया देश तक था। आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी जिसको यूनेस्को बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और यह शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस है।
60 नंबर क्वेश्चन है कि किस राजनीतिज्ञ ने द कोलिशन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। द कोलिशन ईयर्स नामक पुस्तक, तो ये पुस्तक जो है वो प्रणब मुखर्जी की है। द कोलिशन ईयर पुस्तक जो है वो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की है। देश के राजनीति में प्रणब मुखर्जी एक जाने माने हस्ती थे। वो कभी भी देश के कभी देश के वित्त मंत्री रहे थे। भारत के 13वें राष्ट्रपति भी थे ये। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 61। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इन लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हराने की संभावना काफ़ी होती है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। तो कौन सा सही है? तो इसमें शांत सही हो जाएगा आपका ABC तीनों। लोकतंत्र तीनों कथन समावेश किया गया है। सकल घरेलू उत्पाद को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। तो सकल घरेलू उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं को सकल घरेलू उत्पाद परिभाषित करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 63 में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट की पेंटिका में आती है। तो USA का डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश का पाउंड, चीन का युआन, यूरोपीय संघ का यूरो, तो या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा सभी। देखिए ये सभी मुद्राएं जो हैं वो स्पेशल ड्राइंग राइट की पेटिका में आती है। ठीक है, SDR बास्केट बना है, युआन यूरो से SDR बास्केट बना है, ये सभी मुद्राएं हो जाएगा। USA का डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, युआन और यूरो, ये सभी हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है। तो पश्चिमी घाट हो जाएगा। पश्चिमी घाट भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल है। ऐसा स्थान जहां स्थानीय वैश्विक दृष्टि से प्रजातियों की समृद्धता है लेकिन आवास विनाश का संकट बना हुआ है, तप्त स्थल कहलाता है, यानी कि हॉट स्पॉट कहलाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 65 हो जाएगा। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। तो विटामिन के, जिसको हम लोग फ्यूलोक्विनिन बोलते हैं, ये शरीर में चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन सी। इस कारण से इसको रक्तस्राव रोधी पदार्थ भी कहा जाता है। विटामिन के स्रोत है हरी पत्तियाँ, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, जिगर, अंडों की जर्दी तथा पनीर, ये सभी विटामिन के लिए जानी जाती है। ठीक है, और यह यकृत के प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो है हमारा विटामिन के, ये यकृत के प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है। क्वेश्चन अब अगला आता है 64 नंबर। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनमें चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है। तो लोएस मृदा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा इसका PDF क्वालिटी कम है, अगला से आपका बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, लोएस मृदा मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए धूल एवं मिट्टी के महीन कणों को वृद्ध जमाव को कहा जाता है लोएस मृदा। इससे जो मैदान बनता है उसे लोएस का मैदान कहा जाता है, यह उपजाऊ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, जो कि आपका कथन बिल्कुल सही है। आम्भी यानी तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था, जो कि कथन आपका बिल्कुल सही है। सिकंदर की मृत्यु 332 BC में हुई थी, ये सही नहीं है। आंसर आपका सी। 1 और 2 ही कथन सही है। 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। 326 में तत्कालीन राजा जो था वहाँ का, आम्भी ने उसका स्वागत किया था। सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। यह विश्व विजय कराना चाहता था और 326 BC में भारत पर आक्रमण किया। और यह जो है सिकंदर और पोरस के युद्ध में हाइडेस्पिच का युद्ध भी हुआ था, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 323 BC में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इस प्रश्न का आंसर रामचंद्र गुहा हो जाएगा। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता रामचंद्र गुहा है। डेविड ग्रॉसमैन इजराइल के लेखक हैं। उनको 2017 का मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार उनकी उपन्यास अ हॉर्स वाल्क्स इनटू वाई के लिए भी दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजेबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो यूनेस्को के इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में बिहू, जो असम का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, उसको शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। भारत मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत के रूप में माने जाने वाले गीत, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक परंपराएं, मंच, कलाएं, रीति रिवाज, भाषाओं, बोली, चित्रलेखन, विश्व का सबसे बड़ा संग्रह वाला देश है अपना भारत। और यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची 2008 में स्थापित की गई थी। टोटल 14 अमूर्त संस्कृति धरोहर हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन आता है 70 नंबर। 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो भगत सिंह के द्वारा। 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा की गई थी। उद्देश्य नवयुवकों को देशभक्ति की भावना से जागृत कर मजदूर और किसान के राज्य की स्थापना करना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यटन का सतत विकास। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2017 को पर्यटन का सतत विकास के रूप में मनाया है। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद ये पुस्तक जो है वो अलवरुनी के द्वारा लिखी गई है। अलवरुनी खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, दर्शन, धर्म और धर्मशास्त्र का विद्वान है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73। फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इक्वाटस लघु वित्त बैंक। फरवरी 2017 में इक्वाटस लघु वित्त बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से अनुसूचित बैंक का दर्जा मिला है। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो धारणीय विकास की संकल्पना अंतरपीढ़ीय साम्य की अवधारणा पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ब्रह्मचर्य की बात करें तो जन्म से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य होता है। गृहस्थ आपका 25 से 50 वर्ष होता है। वानप्रस्थ जो होता है वो आपका उम्र होता है 50 से 75 और संन्यास का जीवन होता है 75 से लेकर 100 वर्ष तक। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ऊर्जा संग्रहण के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है आपका एक तो संपीड़ित वायु का, स्प्रिंग का, उसके अलावे बैटरी का और संधारित्र का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऊर्जा संग्रहण के लिए संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी, संधारित्र का इस्तेमाल किया जाता है। संपीड़ित वायु में दबाव ऊर्जा के रूप में एक बड़ी संभावित ऊर्जा होती है और इसका उपयोग बिजली के उपकरणों में होता है। एयर हैमर, ड्रिल, वॉच, ये सभी में ये सब में लगा होता है। अगला है ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी क्या है देखेंगे तो ब्लू चिप कंपनी जो हो जाएगा वो आपका आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ब्लू चिप आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ब्लू चिप कंपनी ऐसी कंपनियों को कहा जाता है जिसका शेयर मार्केट में लगातार मजबूत प्रदर्शन का रिकॉर्ड रहा है। इनके लिए शेयर में ज़्यादा गिरावट नहीं होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राजस्व में रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा डी, माउंट, इसका आंसर बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर रीड। भारत में रैयतवारी प्रथा की शुरुआत सर थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा की गई थी। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल लगभग 51% भूभाग पर लागू था। 1992 में मद्रास के बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड ने रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया था। अगला क्वेश्चन आपका आता है 79 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी अग्नेय चट्टान नहीं है? तो अग्नेय चट्टान आपका सेल नहीं है। सेल अग्नेय चट्टान नहीं है। क्ले या सेल अपसादी चट्टान का उदाहरण है। अपसादी चट्टान का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता? तो महिला क्रिकेट आईसीसी 2017 का इंग्लैंड विजेता था। इंग्लैंड। 12वां आईसीसी महिला विश्व कप का आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ और आईसीसी महिला विश्व कप 2022 ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, किसको? ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर।
निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन, कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, किसका? क्योंकि इसका स्वरूप जो है वो बदल जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 जीबीपीएस तकनीकी आधारित अंत समुद्री प्रणाली आरंभ किया? तो मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने जुलाई 2017 में एशिया, अफ्रीका, यूरोप समुद्री केबल तंत्र की शुरुआत करने की घोषणा की। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 84। कौन से आईआईटी संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना की गई है? तो कौन सी आईआईटी संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो खड़गपुर में। खड़गपुर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अब मेडिकल की भी पढ़ाई कराने जा रही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर, बिहार, इंडोनेशिया के मध्यवर्ती जावा प्रांत के मंगेलोंग नागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट है, इंडोनेशिया। ये महायान बौद्ध विहार है। यहाँ 6 वर्गाकार चबूतरों पर बना हुआ है, जिसमें 3 का ऊपरी भाग वृत्ताकार है। इसका निर्माण 750 से 854 ईस्वी के बीच शैलेंद्र राजवंश के एक शासक ने करवाया था। हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो आपका स्थित है रावी नदी के तट पर, पाकिस्तान में। ठीक है। हड़प्पा स्थल पंजाब प्रांत, पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। दयाराम साहनी 1921 में इसका खोज किए थे। अगला है कि पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये KNO2 का रासायनिक सूत्र किसका है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट है। पोटेशियम नाइट्रेट का ये सूत्र है KNO2। सिल्वर नाइट्रेट का हो जाएगा AgNO3, लूनर कास्टिक सोडा भी इसको बोलते हैं। यह एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है जिसको एंटीसेप्टिक गुणों के कारण जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सैडलवुड आंशिक मूल परजीवी है, कस्क्यूटा परजीवी है, नेफेंथिस मांसाहारी है, फंगस स्वपोषी है। तो फंगस स्वपोषी ये आपका जो है वो सही नहीं है। फंगस की बात करें तो पर्णहरित की अनुपस्थिति के कारण भोज्य पदार्थ की प्राप्ति के लिए अन्य वनस्पति, जंतुएं तथा उसके मृत शरीर पर आश्रित रहते हैं। यह परजीवी के रूप में भी रहते हैं, इसीलिए आपका ये डी करेक्ट नहीं होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो इसमें से आपका हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं जिन्हें हाइड्रोजन और कार्बन के सरल संयोजन से प्राप्त किया जाता है। ये गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19 नंबर की निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया? ऑपरेशन दुर्गा हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा राज्य सरकार ने 13 अप्रैल 2017 को ऑपरेशन दुर्गा शुभारंभ किया था। ऑपरेशन दुर्गा 10 राज्यों में मंचलों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ रोकने हेतु एक दास्ता बनाने का फैसला किया। यह दास्ता का नाम ऑपरेशन दुर्गा रखा गया। सुनहरी चावल है यानी गोल्डन राइस। गोल्डन राइस सुनहरी चावल एक जीन समृद्धित फसल है जिसमें विटामिन ए यानी कि बीटा कैरोटीन की विशेष रूप से आपूर्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर सी। यह एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 92। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने 1 सितंबर 2017 को पदभार ग्रहण किया। राजीव कुमार, यहाँ पे आंसर आपका डी हो जाएगा। डॉक्टर राजीव कुमार जाने माने अर्थशास्त्री जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई किताबें लिख चुके हैं। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के CEO अरविंद पनगड़िया अर्थशास्त्री एवं मुक्त व्यापार के समर्थक हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और CEO परमेश्वर अय्यर हैं वर्तमान में, ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर यानी पंचांग का यह पहला मास है। तो पहला मास हिंदी महीना से चैत्र होता है। कौन होता है? चैत्र होता है। वह शक संवत पर आधारित है। 22 मार्च 1957 को सरकारी प्रयोजनार्थ एकीकृत भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था और 78 ईस्वी में प्रारंभ शक संवत का पहला महीना चैत्र है और अंतिम फागुन होता है। मानव रक्त में pH साधारणतः कितना होता है?
तो मानव रक्त में pH जो होता है वो 7.4 से लेके 8.0 तक होता है। ऑप्शन नंबर सी। pH मूल्य एक संख्या होती है जो पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करती है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? तो इसके लेखक हैं आप रघुराम राजन। आई डू व्हाट आई डू रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व नामक पुस्तक के लेखक भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम गोविंद राजन हैं। ठीक है, ये 23वें गवर्नर जनरल थे, 2016 तक इनका कार्यकाल था। जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या आप उपाय अपनाना चाहिए? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, केवल और केवल एक। जब अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो प्रत्यक्ष करों को क्या करना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए। जब कोई अर्थव्यवस्था स्फीतिगिरी परिस्थिति से गुजरती है तो मुद्रा निर्गमन के नियमों को कठोर बनाना चाहिए। क्वेश्चन आप देखेंगे 97, तेज क्या है? तेज गूगल के नए पेमेंट एप्लीकेशन का नाम तेज एप्लीकेशन है। रेलवे में टिकट बुकिंग के लिए यूटीएस ऐप का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा IRCTS ऐप भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? तो चंगेज खां का समकालीन सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। चंगेज खां एक मंगोल नेता था। यह निर्दयी, बेहद अनुशासित, शक्तिशाली, चतुर मंगोल शासक था। चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश अपने यहाँ शरण नहीं दी थी और इल्तुतमिश सर्की वंश का था एवं इलवरी तुर्की था। इसका शासनकाल 1211 से 1236 तक था। अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थापित किया था और इसी के समय भारत पर मंगोल आक्रमण भी हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 99 नंबर। NAFTA के सदस्य हैं। तो नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट NAFTA के जो सदस्य हैं वो हो जाएंगे उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता। इसका मतलब होता है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। ऑप्शन नंबर ए, USA, कनाडा, मैक्सिको, ये तीनों इसका सदस्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 जो कि लास्ट प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। विभिन्न विवादों के एवं निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के निजता के अधिकार को अंतर्निहित रखा। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार है। तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं, ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं दे पाए, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आज फर्स्ट आपका था तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि पहले सेट के अलावा जो नेक्स्ट सेट आपका आएगा उसमें से आप लोगों को पूरा डिस्कशन चाहिए तो वीडियो लंबा और जाएगा। तो जैसा आप लोग बोलिएगा वैसा हम करेंगे। फिर अभी आप देखेंगे कि इसमें जो दरोगा भर्ती के लिए आपका यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिया हुआ है, साथ में यहाँ इसके अलावे PDF नहीं बनाया है उसका। नेक्स्ट आप देखेंगे BSSC CGL वगैरह का जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका भी आपको दिया गया है। तो इसका हम कोशिश करेंगे कि आपको मास्टर वीडियो प्रोवाइड कर दें। ठीक है, सारे भाग का। तो आप लोग कमेंट करके अपना राय ज़रूर बताइएगा कि क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।